एक न एक दिन मेहनत तेरी रंग लाएगी, हाँ रंग लाएगी। तेरी कहानी पूर्वा हरदम दोहराएगी। हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं हूँ अभिषेक राज और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th वालों के लिए नन हिंदी और क्लास 8 वालों के लिए हिंदी का चौथा चैप्टर बाल गोविंद भगत, और जिसके लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी थी ये। अगर आपने ये कहानी सुनी होगी तो इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन को हम लोग आज देखने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आइए ना, बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ेंगे हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था? बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था? तो सबसे पहले हमें क्या देना है? हेडिंग डालना है। हेडिंग क्या डालेंगे हम लोग कि प्रस्तुत प्रश्न बाल गोविंद भगत शीर्षक रेखा चित्र से ली गई है। हिंदी साहित्य में कलम के जादूगर से सम्मानित लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा रचित है। अम्बवाली और पतितों के देश इनकी अमर कृति है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो प्रश्न दिख रहा है आपको कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था, ये प्रश्न बाल गोविंद भगत से ली गई है। मान चैप्टर का नाम ही बाल गोविंद भगत था। और ये एक रेखा चित्र है। क्या? एक रेखा चित्र है। और हिंदी साहित्य में ना कलम के जादूगर किसको कहा जाता है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी को। ध्यान रखिएगा, किसको? रामवृक्ष बेनीपुरी जी को। ध्यान रखिएगा, रामवृक्ष बेनीपुरी को क्या कहा जाता है? कलम के जादूगर। वही आपने अगर पिछले चैप्टर में देखा होगा तो कलम के सिपाही किन्हें कहा जाता है? आप कमेंट में बताइएगा। अगर नहीं देखे हैं तो प्रेमचंद जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये जो कहानी, ये जो प्रश्न है वह बाल गोविंद भगत से ली गई है। और ये बाल गोविंद भगत क्या एक रेखा चित्र है। और ये किसने लिखा है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी ने। और रामवृक्ष बेनीपुरी को कलम के जादूगर भी कहा जाता है। और इनकी दो रचना बहुत ही फेमस हुई, बल्कि बहुत सारी इनकी रचना फेमस है, लेकिन तत्काल हम दोष दे सकते हैं कि अम्बवाली और पतितों के देश जो है इनकी अमर कृति है। ठीक है दोस्तों, अब इसका मेन आंसर क्या दे हम लोग? आइए पैराग्राफ चेंज करेंगे, देंगे कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, परंतु उनका आचरण शुद्ध साधु जैसा था। ध्यान रखिएगा, बाल गोविंद भगत क्या थे? गृहस्थ थे, परंतु उनका आचरण जो था वह शुद्ध साधु जैसा था। परिवार होते हुए भी वह साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले व्यक्ति थे। मतलब बाल गोविंद भगत क्या थे? गृहस्थ थे, पर उनकी जो व्यवहार है, उनकी जो आचरण है वह पूर्णतः साधु की तरह था। उनकी परिवार थी, मतलब की पत्नी, बेटे, पुतौ, परिवार होते हुए भी वह साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले व्यक्ति थे। माने जो साधु में जो गुण होने चाहिए वो सभी गुण उनमें कुछ कुछ के भरा हुआ था। आजकल के जो बाबा सब होते हैं बड़े ढोंगी होते हैं, बोलते भाई बाबा हम हैं तो परिवार छोड़ दे, हमको संन्यास लेना पड़ेगा घर से। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपने अगल बगल देख लीजिए, अभी सोशल मीडिया का ज़माना है। बाबा बागेश्वर वाले के नाम ले लीजिए, वो भी तो बाबा है, तो उन्होंने कहाँ घर को छोड़ दिया। बाबा अनिरुद्धाचार्य के ले लीजिए, उन्होंने कहाँ घर को छोड़ दिया। तो प्रार्थना भक्ति जो होती है मन से होती है, समझे कि नहीं समझे? तो वह परिवार होते हुए भी वह साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले व्यक्ति थे। और वे कबीर को साहब मानते थे। किसको? कबीर को। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव बहुत पूछता है ये। वह खेत के उपज को, ध्यान रखिएगा यहाँ मिस्टेक है, कभी मत दीजिएगा। वह खेत के उपज को सबसे पहले, यहाँ लिख दीजिएगा सबसे पहले, सबसे पहले, ठीक है। वह खेत के उपज को सबसे पहले मठ पहुंचा देते थे। मठ क्यों? क्योंकि कबीर साहब जो है ना मठ में रहते थे, मठ जगह का नाम है। वो जो कुछ भी उपजाते थे ना, कौन? बाल गोविंद भगत। तो पहली उपज जो होती थी वो सबसे पहले अपने साहब कबीर साहब को पहुंचा देते थे। और वहाँ से जो कुछ मिलता था उसी से वह साल भर गुजारा करते थे।
उनका आचरण जो है वह सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, त्याग और लोक कल्याण से युक्त था, इसलिए इन्हें साधु कहा जाता था। समझे कितना सटीक आंसर है। माने सत्य थे, हमेशा सत्य बोला करते थे, अहिंसा के पुजारी थे, अपरिग्रह माने ब्रह्मचारी जो होते हैं, त्याग और लोक कल्याण से युक्त थे, माने लोगों के कल्याण के लिए हमेशा कार्य करते थे ये, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? साधु। क्या बोलना है? प्रस्तुत प्रश्न बाल गोविंद भगत शीर्षक रेखा चित्र से ली गई है। हिंदी साहित्य में कलम के जादूगर से सम्मानित लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा रचित है। अम्बवाली और पतितों के देश इनकी अमर कृति है। बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, परंतु उनका आचरण शुद्ध साधु जैसा था। परिवार होते हुए भी वह साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले व्यक्ति थे। वे कबीर को साहब मानते थे। वह खेत के उपज को कभी मठ पहुंचा देते थे। उनका आचरण सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, त्याग और लोक कल्याण से युक्त था, इसलिए इन्हें साधु कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रही। आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? ध्यान दीजिएगा, भगत मैंने बाल गोविंद भगत का जो बेटा मर गया तो उसकी मृत्यु पर जो बाल गोविंद भगत की जो भावनाएं थी वो किस प्रकार व्यक्त किया है। देखा, आंसर दिया है कि भगत अपने बेटे की मृत्यु पर विलाप नहीं किए। विलाप मतलब रोए धोए नहीं, इतना दुख नहीं मनाए, बल्कि सबके पास, सब समझते हैं ना लाश जिसको बोलते मुर्दा, तो लाश के पास, सबके पास से बैठ कर कबीर के गीत गाने लगे, क्योंकि वह कबीर को साहब मानते थे और कबीर के गीतों को हमेशा गाते थे, उन्हीं के आदर्शों पर वह चला करते थे। भगत अपने बहू से कहते हैं कि यह रोने का समय नहीं है बल्कि उत्सव मनाने का समय है। ध्यान दीजिएगा, मैंने बाल गोविंद भगत बोलते हैं जब उसकी पत्नी कि उसकी जो पतोह है रोती रहती है कि उसका बेटा मर गया रहता है। ध्यान किसका? बाल गोविंद भगत का जो बेटा मर जाता है तो उसकी पतोह होगी ना, तो उसकी जो पत्नी है बाल गोविंद भगत का जो पतोह है वो रो रही थी। तो बाल गोविंद भगत जाके बोलता है कि अरे तुम रो क्यों रही हो, ये रोने का समय नहीं है, ये तो उत्सव मनाने का समय है। ठीक है, आज आत्मा परमात्मा से मिल गया, उनके हिसाब से जो आज एक न एक दिन सबको मरना है, इसमें रोने की कौन सी बात है। आज उनका जो आत्मा है वो परमात्मा से क्या हुआ, मिल गया। तो भगत जो है वो पतोह को यथार्थता का ज्ञान देकर भावना को व्यक्त कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सटीक आंसर रहा कि भगत अपने बेटे की मृत्यु पर विलाप नहीं किए बल्कि सबके पास से बैठकर कबीर के गीत गाने लगे। भगत अपने बहू से कहते हैं कि यह रोने का समय नहीं है बल्कि उत्सव मनाने का समय है। आज आत्मा परमात्मा से मिल गया। भगत पतोह को यथार्थता का ज्ञान देकर भावना को व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुख अग्नि दिलवाना भगत के व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है? क्वेश्चन समझिएगा, माने पुत्र की जो पत्नी है, मतलब पुत्र की जो पत्नी माने बाल गोविंद भगत के कौन? पुतोह। पुतोह के द्वारा पुत्र का मुख अग्नि, माने पुत्र को आग कौन दिया? उसकी पुतोह ने दिया। ये बाल गोविंद भगत किस आधार पे और उसकी क्या में की भूमिका, क्या सोच थी जो खुद आग ना देकर अपने पुतोह से आग दिलवाया? तो देखिए आंसर बड़ा सटीक देंगे हम लोग कि विवाह के बाद पति पर पत्नी का सबसे अधिक अधिकार है। विवाह के बाद पति पर पत्नी का सबसे अधिक अधिकार है। गृहस्थ आश्रम में दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं।
इसलिए बाल गोविंद भगत अपने पतोहू को सबसे बड़ा अधिकारी मान उसी से मुख अग्नि दिलवाया। बाल गोविंद भगत रूढ़िवादी विचारों के कट्टर विरोधी थे। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सटीक आंसर था कि बाल गोविंद भगत ऐसा सोचते हैं कि विवाह के बाद जो है वो पति पर जो है सबसे ज़्यादा अधिकार किसका होता है? पत्नी का। क्योंकि देखते हैं कि वो लड़की भी कहीं ना अपने माँ बाप का घर सब छोड़ के आती है। उस लड़की का अपने ससुराल में एक पति के अलावा कोई नहीं होता है। तो इसलिए वो सोचते हैं कि शादी के बाद जो पति पे जो है सबसे ज़्यादा अधिकार उस पत्नी का होता है। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में देखिएगा दोनों एक दूसरे से, पति के बिना पत्नी अधूरी है, पत्नी के बिना पति अधूरा है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। और बाल गोविंद भगत अपने पतोह को इसलिए सबसे बड़ा अधिकारी है मान उसी से क्या करते हैं? मुख अग्नि दिलवाते हैं। और बाल गोविंद भगत जो रूढ़िवाद विचार है उसके कट्टर विरोधी होते हैं कि भाई ये गलत है, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं। तो ठीक है, आंसर दे दीजिएगा। क्या दीजिएगा कि विवाह के बाद पति पर पत्नी का सबसे अधिक अधिकार है। गृहस्थ आश्रम में दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, इसलिए बाल गोविंद भगत अपने पतोहू को सबसे बड़ा अधिकारी मान उसी से मुख अग्नि दिलवाया। बाल गोविंद भगत रूढ़िवादी विचारों के कट्टर विरोधी थे। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाल गोविंद भगत कौन है? बाल गोविंद भगत कौन है? ध्यान दीजिएगा, ये आंसर देंगे हम लोग कि बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। अगर आपने वो कहानी पढ़ा होगा बाल गोविंद भगत का तो शुरुआत की ही लाइन है कि बाल गोविंद भगत जो है मझोले कद के, मझोले कद माने ना ज़्यादा लंबे हैं ना ज़्यादा भुट्टे, मीडियम साइज के हैं। तो बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे माने गोरे हैं। वे गृहस्थ होते हुए भी एक सच्चा साधु थे। गृहस्थ माने किसान वारी सब कुछ करते थे, परिवार भी रखते थे, फिर भी एक साधु था। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते और उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। बाल गोविंद भगत हर वर्ष 30 कोस पैदल यात्रा कर गंगा स्नान करने जाते थे। संत समाज में उनकी गहरी आस्था थी। ठीक है, तो हर वर्ष वो 30 कोस पैदल जाते थे और गंगा स्नान करके वापस आते थे। और उनको संत समाज थोड़ा गहरी आस्था थी, माने संत सबसे कुछ ज़्यादा ही लगाव था। तो क्या दीजिएगा, क्वेश्चन आएगा कि बाल गोविंद भगत कौन है? तो आंसर क्या देंगे हम लोग कि बाल गोविंद भगत मझुले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। वे गृहस्थ होते हुए भी एक सच्चा साधु थे। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते और उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। बाल गोविंद भगत हर वर्ष 30 कोस पैदल यात्रा कर गंगा स्नान करने जाते थे। संत समाज में उनकी गहरी आस्था थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार रहा कि पतोह बाल गोविंद भगत को छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी? देखिए कब का क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन तब उठाया गया है जब बाल गोविंद भगत का बेटा मर जाता है और कुछ ज़्यादा उम्र भी नहीं हुआ रहता है, ना उनके कुछ बच्चे हुए रहते हैं। तो बाल गोविंद भगत सोचते कि बेचारी का जीवन बड़ा बोझ हो जाएगा, तो इसका दूसरा शादी करवा देंगे। तो वो बाल गोविंद भगत क्या करते हैं कि अपने पुतों के भाई को फ़ोन कर उनको बुलाते हैं और उनको बोलते हैं आप इसको लेके चल जाइए और इनका दूसरा शादी करवा दीजिएगा, क्योंकि इनकी पूरी जीवन अभी पड़ी हुई है। तो उसकी पुतोह बोलते कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाना चाहती है? तो ये इसका आंसर जानते हैं हम लोग। बेटे के मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत को पतोहू के सिवा कोई देखभाल करने वाला नहीं था। समझ में आया? जब बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया तो बाल गोविंद भगत को पुतोहू के सिवा और कोई देखभाल करने वाला नहीं था। इसलिए उनकी पतोहू कहती थी कि अगर मैं चली जाऊंगी तो आपके लिए भोजन कौन बनाएगा?
बीमार पड़े तो एक चुल्लू भर पानी भी कौन देगा। यही कारण था कि बाल गोविंद भगत की पुतहु भगत को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। याद रहेगा, कितना सटीक, कितना आसान भाषा में लिखा गया है। खोज लीजिए पूरे यूट्यूब पे, कहीं नहीं मिलने वाला है आपको। बड़ी ही मेहनत, और इस मेहनत के लिए आपका लाइक ज़रूर आना चाहिए, सब्सक्राइब वीडियो को होना चाहिए चैनल को, तभी तो अगले चैप्टर का वीडियो आपको मिल पाएगा। और पसंद आया तो कमेंट कीजिए। सर सही में लाजवाब क्लास था। चलिए क्या दीजिएगा आंसर कि बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत को पतोहू के सिवा कोई देखभाल करने वाला नहीं था, इसलिए उनकी पतोहू कहती थी कि अगर मैं चली जाऊंगी तो आपके लिए भोजन कौन बनाएगा। बीमार पड़े तो एक चुल्लू भर पानी भी कौन देगा। यही कारण था कि बाल गोविंद भगत की पुतहु भगत को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। दोस्तों इस चैप्टर का छठा क्वेश्चन देख ले हम लोग 6। पतोहु द्वारा मायके जाने के लिए मना करने पर बाल गोविंद भगत ने आखिरी दलील क्या दी। मतलब जब पतोहु मना कर देगा मायके नहीं जाएंगे, फिर बाल गोविंद भगत अंत में क्या कहते हैं सुनिए। पतोहु द्वारा मायके जाने के लिए मना करने पर बाल गोविंद भगत ने आखिरी दलील यह दी थी कि तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। वह चाहती थी कि वो बेचारी का जीवन पूरा पड़ा हुआ है, अगर वह नहीं जाएगी तो मेरे कारण जी के वो अपना जीवन बर्बाद कर लेगी। तो पतोहु के बारे में अच्छा सोचता था, इसलिए वो अंत में बोला या तो तू जा, नहीं तो मैं खुद इस घर को छोड़ के चला जाऊंगा। और अंततः उसकी पुतोहु बेबस हो जाती है और उनको वह घर छोड़ के जाना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही सटीक आंसर है कि पतोहु द्वारा मायके जाने के लिए मना करने पर बाल गोविंद भगत ने आखिरी दलील यह दी थी कि तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। ठीक है, और जाके देखिए क्या आपके हिंदी बुक में ये क्वेश्चन डाला गया है क्या, नहीं है। कहानी में है, पाठ के पीछे जो क्वेश्चन आंसर दिए इसमें है नहीं है, लेकिन फिर भी बिहार बोर्ड ने ये क्वेश्चन पूछा है, इसलिए तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसलिए मेरे ऑनलाइन क्लास वाले बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। और यदि आप चाह रहे हैं किसी का 5वां चैप्टर हुंड्रू का जलप्रपात देखना है सर, तो मैं बहुत जल्द लेके आऊँगा, बने रहिए इस वीडियो के साथ। और यदि आपने ऑब्जेक्टिव नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी देख लेना। और अभी से इतना मेहनत करो कि बाद रिजल्ट गर्दा आ जाए। हिंदी में 95, 96, 97, 98 इतना आपका रिजल्ट आना चाहिए। बड़ी खुशी होगी कि मेरे बच्चों ने मेरे पढ़ाए हुए नोट को पढ़कर मेहनत किया और उन्होंने अपनी मेहनत के बदौलत अच्छा मार्क्स गेन किया। ठीक है, तो आइए मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।